सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे 75 हार्ड डे चैलेंज का 17वां दिन है। 17वां दिन और आज के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टोटल हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था, डे 1 चैप्टर 1 से स्टार्ट करके आज हम 17th डे पे हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट आपका 25 डेज से पहले चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा, प्लस 1 से लेके 5 का रिवीजन भी हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं यार। नोटबुक पेन वगैरह निकाल लो, एनसीईआरटी निकाल लो। अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अपन नोटबुक पेन निकाल लेना, साथ ही साथ जो है नोट्स बनाते रहना। और 1 से लेके 4 तक अगर आप लोगों ने कंप्लीट किया तो आपको आइडिया होगा ना चीजों को। अपने ऑलमोस्ट जो है बहुत डिटेल में वर्ड प्रॉब्लम्स भी हमने करे हुए हैं, इनफैक्ट पीवाईक्यूज किए हैं, सारे फॉर्मूले भी हमने डिराइव किए। एपी में भी हम सेम करेंगे सर। पहले सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे कंसेप्ट के साथ में हम फॉर्मूले भी पढ़ेंगे और फॉर्मूले के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर एक चीज में आपको डिटेल में बता दिया करूंगा। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हेडिंग लगाना और लिखना डे 17 आउट ऑफ 75 डेज। क्लियर? चलिए, तो क्या होता है सर प्रोग्रेशन? देखो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रोग्रेशन से ना। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन देखो हमने 3 टाइप के हमारे ऐसे 3 से 4 टाइप में, 4 टाइप से ज्यादा होता है। ठीक है, एपी आता है, जीपी आता है, एचपी आता है, एजीपी आता है। भले हालांकि सब अपने सिलेबस में है नहीं, तो अपन फिलहाल एक ही जानो, एक ही प्रोग्रेशन होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जानकारी कितना काफी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कि एक ऐसा सीरीज, ठीक, एक ऐसे सीक्वेंस कह सकते हो आप, जिसके अंदर ना एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा हो, है ना। फिक्स नंबर अगर ऐड हो रहा है तो हम क्या कहते हैं? एपी। जैसे कि एग्जांपल उधर पे आपको बताना चाहूँ, ठीक है, तो अपन लेते हैं 3 और 3 में आप 5 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 8। 8 में फिर 5 ऐड करो क्या हो जाएगा? 13। फिर 5 ऐड करो क्या हो जाएगा? 18 एंड ऐसे कर दो सो ऑन, है ना। 3 डॉट का मतलब होता है गणित के अंदर कि ऐसे आगे चलते चला जा रहा है। आपने सब में 5 5 5 5 5 जोड़ दिया, है ना। इससे क्या बन रहा है? इससे बन रहा है एक प्रोग्रेशन बन रहा है। प्रोग्रेशन मतलब क्या? प्रोग्रेस ना, आपका प्रोग्रेस हो रहा है लगातार, आप आगे बढ़ रहे हो। अच्छा, प्रोग्रेस नेगेटिव भी होता है, आप लगातार नीचे गिर रहे हो। मान लो 100 है, 100 से 2 कम हुआ 98, फिर 2 कम कर दो 96, फिर 2 कम कर दो 94 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो ये भी आपका प्रोग्रेशन हुआ। ये कौन सा प्रोग्रेशन है? ये नेगेटिव प्रोग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो इसी चीज को अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब प्रोग्रेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाले कुछ वर्टिकुलर हम एक आध वेरिएबल वगैरह देखेंगे, कौन कौन से वेरिएबल आते हैं, क्योंकि बिना उसके तो पढ़ाई होती है नहीं। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज होता है जो सबसे पहले आता है, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो हम बीच में हमने कॉमा लगाया, कॉमा। तो कॉमा से इनको हमने सेपरेट किया, अलग अलग किया है। तो कॉमा के बाद जो अपन लिख रहे हैं ना, इन सभी को अपन टर्म कहेंगे। ये टर्म 1 है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। ऐसे ही 5वें नंबर पे आया तो 5th टर्म, 6ठे पे आया तो 6th टर्म। हम इस तरीके से काउंटिंग करेंगे सर, ठीक है। तो जो पहले पे है, क्लियर है, उस चीज को अपन क्या बोलने वाले हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कहेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी काम की चीज आप देख पा रहे होंगे कि 8 और 3 इन दोनों के बीच में गैप जो है 5 नंबर का है। 13 और 8 के बीच में गैप भी 5 नंबर का ही है। 18 और 13 के बीच में गैप जो है 5 नंबर का ही है। क्यों 5 का गैप आ रहा है? क्योंकि हमने भैया 5 5 ही जोड़ा था ना, तो घटाओगे तो वापस 5 ही मिलने वाला है, ठीक है। 5 5 जोड़ दिया, वापस घटाओगे तो वापस 5 5 मिल जाएगा तुम्हें। अब ये 5 क्या है? ये जो 5 है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस 5 को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब डिफरेंस मतलब 2 नंबर के बीच में गैप, है ना, इतने का गैप है। कोई से कहेंगे कॉमन डिफरेंस, क्यों? क्योंकि सब में सेम आ रहा है, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और ये हो गया अपना पहला टर्म। इन शॉर्ट एपी को अगर मैं जनरलाइज करूं तो एपी का जनरल टर्म हम ऐसे लिखते हैं ए हो जाएगा ए प्लस, अच्छा ए प्लस डी वगैरह छोड़ो, पहले आप ये ध्यान दो। पहले टर्म को हम लिखेंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ? ऐसे लिखने का मतलब ये हुआ, A1 लिखा है मतलब पहला टर्म है, 2 लिखा है यानी दूसरा, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड ऐसे ही सो ऑन। आपको ये चीज आगे कंटिन्यू करनी है अप टू nth टर्म। nth टर्म क्या है? n मतलब कुछ भी ना, जैसे मान लो आपने यहाँ पे 10 रखा, A10, तो 10th टर्म। 11 रखा तो 11 टर्म। तो वो हमें पता था नहीं कि कहां तक जाना है, इसलिए हमने n लगा लिया। हमें ये थोड़ी पता है कहां तक जाकर खत्म करना है इसको, तो इसलिए हमने n रख दिया। क्लियर है सर? चलो अपन बात करते हैं कि एपी बनता कैसे। अभी अभी आपने देखा कि एपी को बनाने के लिए 2 चीज चाहिए, एक ए पहला टर्म और दूसरा चाहिए डी। पहला टर्म पता होगा कि शुरू कहां से करना है। मेरे को पहला टर्म दे दिया गया कि पहला टर्म है 5
और आपको बता दें कि डिफरेंस 3-3 नंबर का गैप रखना है ना, तो कोई भी बता देगा सर 5 के बाद अगला नंबर 8 आएगा, 8 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 14, 14 के बाद 17 और 17 के बाद 20, 20 के बाद 23, ऐसे आप पूछते जाओ सर, हम लिखते जाएंगे। वही बात ही है ना, कभी खत्म तो होगा नहीं है। 23 के बाद 26, फिर 29, फिर 32, फिर 35, 38 सो ऑन, है ना। तो मतलब एक प्रोग्रेशन बनाने के लिए दो चीजें अपने को चाहिए, क्या क्या, एक ए चाहिए और एक चाहिए डी। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो गई मेरी बातें। वैसे तो A1 का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, बट हम हर बार A1 नहीं ना, केवल अगर ए लिखा है नोटबुक टेक्स्ट बुक में ना, सिर्फ ए का मतलब भी होता है फर्स्ट टर्म, ध्यान रखना है ना एपी में। और डी का मतलब आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब अपन आगे देखते हैं। तो जैसे हमने देखा उस हिसाब से हमें ये समझ में आया कि एक एपी को बनाने के लिए आपको ए चाहिए, उसी ए में अगर मैं एक डी ऐड कर दूं, डी मतलब क्या, जो नंबर फिक्स है ना, वो नंबर को जोड़ दूं तो मुझे उसके बाद क्या मिलेगा वो पता चल जाएगा। जैसे अपन ने यही किया था ना, 5 था, 5 में हमने 3 को जोड़ा, तभी तो मालूम पड़ा कि अपने को 8 आने वाला है। 5, 5 में 3 जोड़ो 8, 8 में 3 जोड़ो 11, 11 में 3 जोड़ो 14, 14 में 3 17। देखो इस चीज को अपन देखते हैं। तो बेसिकली ये 8 आया कैसे है, 5 में 3 जोड़ के आया ना, 5 में 3 जोड़ दिया 11, 8 आ गया। अब इसके बाद अगला टर्म 11 आ रहा है, अगला टर्म कितना आ रहा है, 11। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसके ये जो पिछला वाला टर्म है ना 5 + 3, इसके अंदर हम एक और बार 3 ऐड कर देंगे। देखो कर रहे हैं ना, 5 + 3 8, 8 + 3 11। अब इसके आगे वाला जो तुम्हें टर्म निकालना है उसमें क्या करना है, ये तो पूरा सेम टू सेम आएगा, 5 + 3 + 3, एक 3 और आ जाएगा। तो एक एक आप बढ़ाते जा रहे हो, एक एक 3 ऐड करते जा रहे हो। देखो अब क्या हो जाएगा, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14 हो गया। तो इन शॉर्ट हमें भी यहाँ पे क्या करना है, अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस है तो उसके आगे वाले टर्म्स निकालने के लिए आप एक एक डी ऐड करते जाओ। पहले वाले के लिए ए, दूसरे वाले में डी ऐड कर दिया, इसके बाद निकालना तीसरे में तो क्या करना पड़ेगा, a + d तो रहेगा ही, इसमें एक डी और आ जाएगा। इसके आगे बढ़ना है तो a + b + d, ये दो तो सेम रहेंगे, एक डी एक्स्ट्रा आ जाएगा। ऐसे ही इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो a + d + d + d एंड +d, ऐसे ही सो ऑन। ये पैटर्न समझ में आ गया हो तो मैं इसको मिटाना चाहूंगा, है ना सर। देखो तो एक तरह से इससे क्या होगा, है ना, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि a को तो a रखोगे, a + d का भी तुम कुछ खास बिगाड़ नहीं पाओगे ना, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, है ना। यहां ध्यान दो, b + d क्या हो जाएगा, 2d, दो बार है ना, a + d + d, तो हम इसे क्या लिख देंगे, a + 2d। ये 1 2 3 बार है तो अपन जादू मंत्र से इसको क्या लिखेंगे, a + 3d। इसका देखो 1 2 3 4 बार है तो ये क्या हो जाएगा, a + 4d। अब इस पैटर्न को अगर तुम ध्यान से देखो तो मुझे इसमें और आगे लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी बता देगा a + 1d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, तो अगला क्या आएगा, a + 5d, उसके बाद a + 6d, a + 7d, सो ऑन ना। तो ऐसे हमें पैटर्न मिल गया, ऐसा हमें क्या मिल गया, पैटर्न। और अगर हम देखें तो हमारा पहला टर्म है ये हमारा दूसरा टर्म है, ये हमारा तीसरा टर्म है, ये हमारा चौथा टर्म था और ये हमारा पांचवा टर्म था। अब कमाल की बात यह है कि आप जब ऑब्जर्व करोगे तो देखो पांचवें टर्म में डी के आगे जो नंबर है वो कितना है, 4। चौथे में डी के आगे वाला नंबर कितना है, 3। तीसरे में कितना है, 2। कुछ समझ पा रहे हो, एक एक कम हो जा रहा है, 5 का 4, 4 का 3, 3 का 2। देखो 2 वाले में डी के आगे नंबर कितना है, 1, कुछ नहीं तो 1 होता है ना। और 1 वाले में डी के आगे 0, मतलब 0, वहां पे डी है ही नहीं। तो आपको ये पैटर्न भी समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आगे अगर हम कहीं पे भी बात करें, मान लो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे 11th टर्म की, किसकी बात कर रहे हैं, 11th टर्म, तो हम ये बात आंख बंद करके कह पाएंगे भैया सब कुछ तो सेम होगा, a प्लस एक नंबर कम हो जाएगा, केवल a + 10d हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, यही इस पूरे चैप्टर का मेन थीम है, मेन पार्ट यही हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, है ना, 11th टर्म यानी a + 10d। अगर मान लो कि मैं आपसे पूछता हूं कि 17th टर्म, 17वां नंबर का टर्म क्या हो जाएगा, तो यू हैव टू आंसर दैट इज a + 16d। एक नंबर आपको कम करके आपको आंसर बता देना है, यही आपका आंसर होगा। बात समझ आ गई क्या? चलो जैसे हम और देखें 21st टर्म की बात करें, 21st टर्म कितना होगा सर, 21st टर्म हो जाएगा a + 20d, a + 20d। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, सिर्फ एक एक नंबर ही तो कम करते जा रहे हैं। अब इस पैटर्न को अगर हम ध्यान में रखें, है ना, अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, जब आप इसे फॉर्मुलेट करोगे, फॉर्मूला बनाओगे ना, फॉर्मूला जनरलाइज करने के लिए, तो आपको जो है नंबर रखे तो आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा, आप वहां पे n लगाओगे। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे n रखने वाले हैं। तो दिक्कत ये कि अगर यहाँ पे तुम n रखोगे तो n मतलब 21,
और यहाँ n मतलब 21 होगा, लेकिन ये तो 20 है, ये 20 है, तो दोनों अलग अलग हो जा रहे थे। तो इनको सेम करने के लिए हमने क्या किया, हमने इस चीज को ऐसे लिखना स्टार्ट किया, 21 को ही अगर मैं इसको 20 को, इस 20 को मैं अगर 21 माइनस 1 लिखूं तो कोई गुनाह पाप नहीं करा हमने। देखो कोई बुराई नहीं है इसमें, 20 को 21 माइनस 1 लिखना कुछ गलत नहीं है इसमें, है ना। और डी को सेम टू सेम रख दो। अब देखो दोनों सेम हो गया, 21 और 21 आ गया सेम सेम, है ना। इस हिसाब से अगर मुझे 29th टर्म निकालना है तो वो a प्लस 28d होगा, मुझे पता है 28 आएगा, लेकिन 28 को मैं लिखूंगा 29 माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आ गई? ये हमने क्यों किया सर ऐसे? मान लो आपको और भी ना, और पर एक एग्जांपल लेते हैं। चलो मान लो सर 27 टर्म क्या हो जाएगा सर, a प्लस 27 माइनस 1 इंटू डी। 25th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसे ही तुमसे कोई बोले कि इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये है तुम्हारे एपी का पहला वाला फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी यहाँ पे नंबर आएगा आपको a प्लस, उसमें से एक नंबर कम करो और इंटू डी करो। ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला है एपी का। इससे तुम्हारे सारे सवाल 5.2 तक के बन जाने हैं, सारे सवाल बन जाएंगे। बात समझे फॉर्मूला कैसा है ना। अब इस पे अपन जैसे मान लो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, देखो इसका काम क्या है, जैसे ना इसका काम बहुत है। जैसे मान लो मैं एक एपी बना रहा हूँ ना, 7, 11 है ना, 15 एंड सो ऑन, 3 टर्म लिख दिया मैंने, एक एपी है ये। तो इस एपी मैंने कितना टर्म लिखा, सिर्फ 3 टर्म ही लिखा है। मुझे बताओ जरा इसका चौथा टर्म क्या आएगा, 7, 11, 15, 4 जोड़ रहे हैं। अब बात ये ना कि आप कैसे कैलकुलेट करो। देखो पहला टर्म तो निकालना बहुत आसान है। ए, हमें क्या क्या चाहिए फॉर्मूले में, ए चाहिए और डी चाहिए और एन भी चाहिए, ए डी और एन। देखो ए कैसे निकालते हैं, सवाल के अंदर ए कैसे निकालोगे। ए निकालने का मतलब हुआ कि जो पहला नंबर है उसको हम ए कहते हैं, यानी आसानी से आपको आंख का अंदर भी देख के बता देगा फर्स्ट टर्म की वैल्यू 7। समझ आ गया? अब डी कैसे निकालते हैं सर, देखो डी निकालने के अपने तौर तरीके होते हैं। डी निकालने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, हमेशा डी निकालने के लिए सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करना। हमने यहाँ पे क्या था ना, 8 में से 3 माइनस किया तो 5 आया था, 13 में से 8 माइनस किया तो 5 आया था। ध्यान रहे, नंबर बड़ा है छोटा है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना है, एकदम क्लियरली। 18 में से 13 माइनस करो तब भी चलेगा, 13 में से 8 माइनस करो तब भी आंसर आएगा, और 8 में से 3 माइनस करो तब भी तुम्हारा आंसर सेम आने वाला है, अलग नहीं आएगा। अगर अलग आ गया तो फिर वो एपी नहीं है, वो एपी नहीं होगा। एपी होने की कंडीशन क्या होती है, सेम आएगा। तो अगर मुझे डी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 11 माइनस 7, तो 11 में से 7 घटाऊंगा और मुझे डी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 4। क्लियर हो गई? ए आ गया आपके पास, डी आ गया, डी आपका 4 है। अब आपको जो निकालना है ना, जैसे मान लो किसी ने बोला फाइंड करने बोला आपको, आप बताओ A10 मतलब क्या हुआ, 10th टर्म, 10वां टर्म क्या होगा। अब इसको मैंने आगे तक लिखा थोड़ी है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि 10वें नंबर पे क्या आने वाला है। हमने कितना लिखा है, 1, 2, 3 ही लिखा है, लेकिन मुझे 10वें नंबर पे पता करना है कि 10वें नंबर पे क्या आएगा। तो 10वें नंबर पे क्या आएगा तो मुझे पता ही नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे अपन, वो निकालने के लिए A10 है ना, फॉर्मूला हमारे पास है ये वाला। हम फॉर्मूला लगाएंगे AN इज इक्वल टू क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब जरा समझना, जहां जहां n है मुझे कौन सा टर्म निकालना है, 10, तो n की जगह क्या रख दूं मैं, 10, n की जगह मैंने रख दिया 10, a की जगह मैं रखूंगा यहाँ पे 7 प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या रखना है मेरे को 10, तो 10 माइनस 1, और d की जगह क्या रखना है मेरे को 4। अब देखो मेरा आंसर आ गया एक बार में ना, A10 इज इक्वल टू 7 प्लस 10 माइनस से कितना आ गया 9, और बगल में क्या है 4, तो A10 इज इक्वल टू 7 प्लस 9 4 जा 36। अब 36 में 7 जोड़ दीजिए तो आपको A10 की वैल्यू मिल जाएगी 43, यानी 10वें नंबर पे, इसमें इस लाइन के 10वें नंबर पे 43 आएगा। बिना लिखे आप ये चीज बता सकते हो एपी की मदद से। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत इजीली समझ में आएगा सभी को, है ना। 10th स्टैंडर्ड के लेवल से तो ये बहुत 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 इजी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को बस चीजों को एकदम आसानी से ग्रैब करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब मैं आपको डी के कुछ एक फॉर्मूले वगैरह और बताया तो, ताकि अपने लिए आसान हो जाए चीजें। देखो डी का फॉर्मूला है ना, तो मैंने अभी बताया कि डी कैसे निकाला जाता है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, तो सेकंड में से मैं फर्स्ट माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी। अगर मैं थर्ड में से सेकंड माइनस करूंगा तब क्या मिलेगा, तब भी आपको डी मिलेगा, सेम है ना।
तो अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करूं तब भी मेरे को डी मिलने वाला है, या फिर अगर मैं चौथे में से तीसरा माइनस करूं तब भी मेरे को डी मिलेगा, है ना। सब सेम आएगा ना। देखो 18 में से 13 5 आया, 13 में से 8 फिर भी 5 आया, 8 माइनस 3 फिर भी 5 आया, तो आप माइनस को सेम आएगा, तभी तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इन शॉर्ट हमें समझ में क्या आ रहा है, हमें समझ में ये आता है कि आप जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म होगा उससे एक कम होना चाहिए, यानी डी का यहाँ से हम फॉर्मूला बनाते हैं कि अगर ये वाला आइटम ए एन है तो जो माइनस होगा इससे कम होगा, एन से एक नंबर कम, यानी एन माइनस 1 होगा। तो ये आपके कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बनता है, डी इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस 1। बहुत अच्छा। इसका एक फॉर्मूला और होता है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। आप इसका उल्टा समझो, ये इससे एक कम है तो मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूं कि ये वाला इससे एक ज्यादा है, एक कम है, या फिर ये कह दो कि ये वाला एक ज्यादा है। तो अगर 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 आप ये मानो कि माइनस करने वाला चीज जो है अगर ए के लिखा हुआ है तो ये इससे एक ज्यादा क्या हो जाएगा, के प्लस 1, है ना। तो एनसीईआरटी के अंदर एक ये वाला फॉर्मूला भी गिवन है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है डी निकालने के लिए। हालांकि फॉर्मूला आपको इतना ये सबको याद ही रहता है, कोई यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाता। एपी में जब भी आपको डी निकालना होगा आप डायरेक्टली 15 माइनस 11 4 लिख दोगे। ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है ना एग्जाम में, आपको याद होना चाहिए, इनकी शक्ल पता होनी चाहिए। अच्छा इसका मतलब डी है और इसका मतलब बी, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर। चलो अब और अपन कुछ गिने चुने सवाल कर लेते हैं। गिने चुने सवाल, एक मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, नहीं आज के दिन नहीं, इसको अपन कल कवर करेंगे। आज अपन कुछ सवाल और करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड द 11th term A11 of AP 27, 25, 23 एंड सो ऑन। अब ये देखो, अब ये एक एपी ही है लेकिन ये डिक्रीजिंग एपी है। क्यों डिक्रीजिंग दिख रहा है, क्योंकि ये कम हो रहा है। 27 से 25 हो गया और 25 से हो गया 23। कितना कम हो रहा है, 2 नंबर कम हो रहा है। तो कम हुआ तो मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, -2। 2 कम हो रहा है ना, बढ़ थोड़ी रहा है। तो d इज इक्वल टू -2 लिखेंगे आप। देखिए पहले आपको क्या क्या निकालना है, पहले तो आप a निकाल लो। a यानी पहला टर्म कितना आएगा, 27। d क्या हो जाएगा, आप दूसरे में से पहले को माइनस करो, ये मत करना 27 में 25 नहीं, 25 में 27। जब तुम 25 में से 27 घटाओगे तो तुम्हें d इज इक्वल टू मिलेगा -2। ये आ गया, ये आ गया। अब तुम्हें 11th टर्म बोला है, यानी n इज इक्वल टू 11 भी तुम्हें मिल गया है। अब बताओ a11 क्या होगा, 11th टर्म क्या होगा। तो 11th टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 10d, है ना। a प्लस 10d कैसे, आप एक काम करो ना, आप पहले पूरा फॉर्मूला लिखो। बहुत बहुत जरूरी है कि आपको फॉर्मूला वगैरह आए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां जहां n है वहां वहां मैं रखूंगा 11, यानी a11 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है सर, 27 रख दो यहाँ पे, 27 प्लस n की जगह 11, तो 11 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या रखेंगे अपन, -2। देखो तो a11 इज इक्वल टू 27 प्लस 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10 इंटू -2। तो 11 इज इक्वल टू, a11 इज इक्वल टू 27 प्लस माइनस माइनस और 10 टू 20, 27 माइनस 20, ये आ गया आपका 7। यानी इस एपी के 11वें नंबर पे 7 आएगा। कम होते 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 ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस टाइप से आपको सवाल आएंगे करने के लिए, ठीक है। अब देखो और के सवाल अपन करते हैं, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर सवाल है। एक क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस of 100 if the difference of 100 terms of AP, if the difference of 100 terms of two APs, if the difference of 100 terms of two APs having same common difference is 100, then क्या है, then find the difference between their 1000 term, the difference between their 1000th term, 100th term, 1000 terms। सवाल समझाता हूं, देखो सवाल पे क्या लिखा है, दो अलग अलग एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। देखो
इफ द डिफरेंस ऑफ 100 टर्म ऑफ टू एपी इज हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस के दो अलग अलग एपी है, एपी अलग है लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो उस केस में उनके 100 टर्म का डिफरेंस जो है, डिफरेंस ऑफ 100 टर्म इज 100। मतलब मान लो कि एक आपका एपी हो गया जिसका हमने 100 टर्म A100 लिखा, और दूसरा एपी जिसका 100 टर्म को हमने A100 A- लिख लिया ऐसा। तो ये पहले वाले एपी का 100 टर्म, ये दूसरे वाले एपी का 100 टर्म, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस जो है 100 आ रहा है। क्लियर? तो आपसे पूछा है कि आप बताइए कि दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या आएगा, ये है सवाल। कैसे करना है, देखो 100 टर्म मतलब क्या हो गया, a प्लस 99d, डन, माइनस, अब ये भी हो जाएगा a प्लस 99d, लेकिन इसमें a लिखे, एक काम करते इसमें कैपिटल A कर दो। क्यों सर? क्योंकि एपी अलग अलग है ना, तो दोनों का फर्स्ट टर्म सेम थोड़ी होगा, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। क्यों? यहाँ पे लिखा हुआ है सेम कॉमन डिफरेंस, यानी मैं a यहाँ पे स्मॉल ले लूंगा क्योंकि फर्स्ट टर्म अलग हो सकता है, जैसे हमने कैपिटल ले लिया, a प्लस 99 है ना, 100 टर्म में क्या हो जाएगा 99d, ठीक है, क्लियर। और ये आ रहा है आपका 100। देखो दोनों के 100 टर्म में क्या होगा a प्लस 99d, और इसका 100 में क्या हो गया a प्लस 99d इज इक्वल टू 100। हमने a अलग अलग लिया क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म को मैंने कुछ नहीं कहा। अब जब सॉल्व करोगे तो a प्लस 99d माइनस a, और हो जाएगा माइनस 99d इज इक्वल टू 100। देखो माइनस 99 प्लस 99 कट जाएगा, बचेगा a माइनस a, और इसकी वैल्यू आ गई 100। इसको यहीं छोड़ दो। अब क्या करना, अब आप इसको सॉल्व करो, दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस कैसे होगा। अब 1000 टर्म मतलब क्या होगा, a प्लस 999d है ना, एक नंबर कम हो जाएगा, और इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 999d, सब कुछ सेम, 1000 टर्म में 999d, 1000 टर्म में 999d, बस a और कैपिटल लेंगे अपन। जब माइनस करोगे, ब्रैकेट खोलोगे आप, तो ब्रैकेट खोलते ही आपको मिलेगा माइनस a और माइनस 999d। देखो 999d कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, तो क्या बचा a माइनस a। और बबू हमने अभी भी निकाला था कि a माइनस a की वैल्यू तो 100 है, स्मॉल a माइनस कैपिटल A की वैल्यू कितनी थी 100, तो स्मॉल a माइनस कैपिटल यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 100। यानी कि क्या समझ में आया, दो एपी का डिफरेंस जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर उनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो उनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आएगा, 1000 नहीं आएगा। अगर एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, तो जो डिफरेंस उनका पहले टर्म पे आएगा वही दूसरे पे, वही तीसरे पे, वही चौथे पे, वही 10वें पे, वही 1000 पे, वही 100 पे, सब पे सेम डिफरेंस आएगा। डिफरेंस नहीं बदला क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है ना, ठीक है, समझे। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एक सवाल अपन और करेंगे, एक लास्ट सवाल कर लेते हैं अपन, ठीक है, जगह है क्या अपने पास? चल जाएगा, अपन यहाँ पे एक सवाल करते हैं, ठीक है। सवाल क्या है? सवाल ये कि फाइंड द nth term, find the nth term of AP 3, 5, 7, 9 and so on। आपको एक AP दिया है, इस AP का nth टर्म फाइंड करना। अब ये nth टर्म भी बड़ा आता है, nth टर्म क्या है सर, nth टर्म कैसे निकालना है? nth टर्म देखो 7 टर्म निकालना था तो क्या करोगे, n की जगह 7, 11 टर्म निकालना था तो क्या करेंगे, n की जगह 11, है ना। अब इसमें nth टर्म बोला है, मतलब n की जगह n ही रहने दो, कुछ बदलाव मत करो। यानी पहला टर्म ले लो तुम 3, कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है 5 माइनस 3 करोगे 2 आ जाएगा। अब n की जगह पे कोई बदलाव मत करो, n की जगह n ही रहने दो, यानी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an इज इक्वल टू पहला टर्म 3, n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 2। सॉल्व करेंगे आप, ये मिलेगा 3 प्लस 2 इंटू n, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, देखो 2n तो 2n रह जाएगा, 3 में से 2 घटाओ, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, तो 2n प्लस 1, ये आ गया आपका nth टर्म। किसी भी एपी का nth टर्म ऐसे निकाला जाता है ना। अगर आपके पास nth टर्म आ गया मतलब आप सब कुछ निकाल लोगे। nth टर्म आ गया ना, अब मान लो कोई आपसे पूछता बताओ आप 10th टर्म बताओ, कौन सा टर्म पूछा है 10th टर्म। देखो 10 टर्म पूछा, क्या करेंगे, n की जगह 10 रख दो, 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 1 21, देखो एक लाइन में आंसर आ गया। nth टर्म इसलिए जरूरी होता है, तुमसे किसी ने बोला बताओ तुम 20th टर्म बताओ, क्या करना है, n की जगह 20 रख दो, 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 1 41, देखो 41 आ गया। समझ आ रही मेरी बात? अगर आपसे कोई बोले वो बताओ 15वां टर्म कितना होगा, A15 कैसे निकालेंगे, तो n की जगह 15 रखना, 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 1 31, फटाफट से आंसर निकलते जाएंगे।
तो nth टर्म निकालने के बाद आप सारी चीजें एक एक लाइन में निकाल सकते हो, एक एक लाइन में, इसलिए nth टर्म बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है सर। ठीक है सर, चलिए तो आज हमारा पहला लेक्चर था। पहले लेक्चर के अंदर हमने एपी का ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट किया, चीजों को मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, फॉर्मूला डिराइव कर दिया, बता भी दिया, हमने कुछ एप्लीकेशन भी देखे। कल हम एक्सरसाइज 5.2 के कुछ सवाल करेंगे, कुछ मतलब जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस टाइप के सवाल, और डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम कल के दिन कवर करेंगे। क्लियर है सर? तो चलिए फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट आप नोट्स बनाए, अच्छे से पढ़ाई करें ना। बाय।